हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, एग्जाम पास आते जा रहे हैं। एग्जाम की तैयारी आप लोगों ने करनी स्टार्ट कर दी होगी। तो पीवाईक्यू सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी और ये पीवाईक्यू सीरीज का पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो लोग ध्यान से देखें। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप पीवाईक्यू 1 से ही हर कोई स्टार्ट करे। बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 से ही पढ़े। ठीक है ना। फिलहाल क्या क्या रहेगा यहाँ पे, चैप्टर वाइज वेटेज दिखेगा आपको। हाउ टू राइट आंसर, वो किस तरीके से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किन पॉइंट्स में तोड़ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो चीज आपको देखनी है। पेपर हिंदी में लिखे हैं इंग्लिश में, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके स्टेट में हिंदी में अलाउड है, हिंदी में लिखें। और हिंदी में भी बेटा, जैसा कि मैं लास्ट पेपर में भी बताया था, लास्ट जो डिस्कशन किया था, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा हिंदी के 4-5-6 और आपको दिखाऊंगा कि उसमें लिखना किस तरीके से है। जनरल भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। और हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू, इसके लिए आपको डिटेल ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, बिना डिटेल के ये, हाँ कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जब डीप क्वेश्चन आएगा तो डिटेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। पीडीएफ वगैरह हमारा माय नर्चर ऐप है, वहां अवेलेबल रहेगा। कोई डाउट या क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। और जो पीडीएफ वगैरह है, मतलब पूरा कंटेंट आपको ये रहेगा, वो आपको ऐप के अंदर 300 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें 7+ पेपर का डिस्कशन रहेगा, वीडियो रिकॉर्ड वीडियो रहेंगी। चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पे बेटा हम लोग सारे क्वेश्चंस को फिर अलग अलग कर देंगे कि चैप्टर 1 से ये सारे क्वेश्चन आए, चैप्टर 2 से ये सारे आए, इस तरीके से पूरा चैप्टर वाइज रहेगा। एंड इंग्लिश और हिंदी की दोनों पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी वहां पर। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चैप्टर वाइज वेटेज ये है, यहां से आप लोगों को एक आइडिया लगता है, कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर किस चैप्टर से कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मैंने तोड़ा हुआ है। जो हम आज पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये यूपी का है। ठीक है, और जैसा कि लास्ट पेपर में मैंने डिस्कस किया था कि जो पेपर है यानी कि चैप्टर नंबर 5 और 7 ये तो आपको फिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके अलावा 3 से 4 चैप्टर में आपको और बताऊंगा, पूरा भी एनालाइज नहीं कर पाया हूं मैं कि कौन से बेटर, मतलब ये 2 चैप्टर मिला करके आपको 15 से 20 नंबर बहुत इजीली दिलवा देंगे और टोटल 40 मार्क्स चाहिए होता है। तो यानी कि जो बच्चा एकदम लास्ट मोमेंट में पढ़ना चाह रहा है तो गिनती के 4 चैप्टर जो बता दूंगा पीवाईक्यू 5 के बाद बताऊंगा, जब 5 और डिस्कस करेंगे। वो 5 चैप्टर आप, टोटल 15 हैं, 5 पढ़ के जाइएगा, लेकिन पूरा फुल डिटेल है, फिर वहां पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये वीडियो देख रहे हैं। और जो पूरा शुरू से पढ़ते हैं, रिविजन कर रहे हैं, उनके लिए सब बढ़िया ही है, ओके ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ सेल। और जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाला पार्ट हम लोगों ने पीवाईक्यू 1 में डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 32, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी डिस्कस कर लिया था हमने पीवाईक्यू 1 में। मेनली हमको स्ट्रक्चर डिस्कस करना है ना, वहां पे सारा फंक्शन तो देखा जाए तो केवल स्ट्रक्चर का ही पार्ट रहेगा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का पूछा भी जाता है। ठीक है ना, तो ड्रॉ इसको मैंने मेंशन कर दिया कहां पर है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिफाइन कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। इज द डबल मेम्ब्रेन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टोटल 2 सेल ऑर्गेनेल्स होती है, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन सेल के अंदर, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, 2 लेयर पाई जाती है इनके ऊपर। ठीक है, ऑर्गेनेल्स है फाउंड इन यूकारियोटिक सेल्स। ठीक है, often referred as the power house of the cell। MCQ में 1 और 2 दोनों में जो मैंने कराए थे उसमें आप लोगों ने देखा था अलग अलग स्टेट में, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ सेल कौन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर जनरेटिंग मोस्ट ऑफ द सेल सप्लाई, यानी कि जो भी सेल की सप्लाई है एनर्जी की फॉर्म में, और एनर्जी की कौन सी फॉर्म, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो मॉलिक्यूल डेट प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्ले रोल इन द अदर सेलुलर फंक्शन, कुछ और भी काम करता है, जैसे कि सिग्नल देने का काम, सेल डिफरेंशिएशन, सेल्स को डिफरेंशिएट करवाता है। एपोप्टोसिस होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जो सेल पुराने होते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनकी एक प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक वो सेल मर जाते हैं, और उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी पुराने टाइम मतलब 9-10 से बनाते चले आ रहे होंगे। ये डबल लेयर दिखानी है और अंदर आपको क्रिस्टे वगैरह, मैट्रिक्स, ठीक है ना,
माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम, ये सब चीजें दिखा देनी है इसके अंदर। एक डायग्राम आप अपना प्रिपेयर कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया हैव यूनिक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। मेन कंपोनेंट की बात करें कौन कौन से हैं इसके, तो पहला है आउटर मेम्ब्रेन, इट इज स्मूथ एंड पोरस। बाहर के मेम्ब्रेन की बात करें, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाला, ये प्लेन होता है, पोरस, इसके अंदर काफी छेद होते हैं। दैट कंटेन प्रोटीन कॉल्ड पोरिन्स, ठीक है ना। पोरस मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन्स नाम की प्रोटीन होती है, जिनके अंदर जो छेद बनाते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से छोटे मॉलिक्यूल एंड आयंस इजीली अंदर बाहर पास कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए इंटर मेम्ब्रेन की बात करें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की, सॉरी, ये जो बीच में स्पेस है, तो इट इज ए नैरो रीजन, काफी पतला होता है, बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, कंटेन्स एंजाइम। यहां पर एंजाइम पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन एनर्जी ट्रांसफर, और वो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो एनर्जी ट्रांसफर में हेल्प करते हैं या इन्वॉल्व होते हैं। इनर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन की बात करें, ये जो अंदर की मेम्ब्रेन आ गई ये वाली, ठीक है, ये क्या काम करती है, इट इज हाईली फोल्डेड। आप लोगों ने देखा ये बहुत ज्यादा फोल्डेड है, इस तरह से फोल्ड हो गई, और इसी वजह से ये क्रिस्टे, देख रहे हो, ये क्रिस्टे बन जाते हैं। क्रिस्टे, मैट्रिक्स, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये चार तो आपको रिप्रेजेंट करनी ही करनी है। एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्ड हो जाती है, वो स्ट्रक्चर बनाती है क्रिस्टा, कंटेन प्रोटीन्स एंड एंजाइम एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एटीपी सिंथेसिस। इसी क्रिस्टे के ऊपर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। ये ईटीसी आपको डिटेल में सेकंड ईयर में आएगा, वह तब देखेंगे, ठीक है। क्रिस्टे, दीज आर द फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, इंक्रीज द सरफेस एरिया इन अलाउइंग द मोर स्पेस फॉर एटीपी प्रोडक्शन। फोल्डिंग क्यों होगी, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल ऐसे ही रहता तो केवल इतना ही रहता है, तो फोल्ड होने की वजह से बहुत सारा सरफेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन काफी आसानी से हो पाता है। मैट्रिक्स मतलब अंदर का जो, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भरा हुआ है लिक्विड टाइप का पार्ट, उसको यहां पर ये, इसको मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इट इज द इनर मोस्ट कंपार्टमेंट, सबसे अंदर कंपार्टमेंट होता है, इंक्लोज्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है ये। इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्रैब साइकिल में जो रोल प्ले करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल जैसे कि एटीपी और आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, देखो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए एक हमारे सेल का हो गया न्यूक्लियस के अंदर, और एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद उसका डीएनए पाया जाता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं। और इसी वजह से इसको हम लोग ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस। ये बहुत सारे काम अपने खुद ही कर लेता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए व्हिच इनकोड सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड आरएनए रिक्वायर्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। इसे हर काम के लिए न्यूक्लियस की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती कि न्यूक्लियस कमांड देगा फिर ये काम करेगा, ऐसा नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड मैटरनली फ्रॉम द मदर, और ये डीएनए नॉर्मली मदर से आता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहां थोड़ा और डिटेल में देख लें। सबसे पहला क्या है, एटीपी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ठीक है, मुंह सूख रहा थोड़ा सा मेरा। माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एटीपी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये वर्ड्स बेटा मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि एमसीक्यू आने की संभावना होती है। किस प्रोसेस से ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जैसे कि जिसके अंदर ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रैब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये चारों इन्वॉल्व होती है। ये नहीं भी लिखेंगे एक बार को आप, तब भी चल जाएगा। मेन क्या हो गया, एटीपी प्रोडक्शन। कैल्शियम स्टोरेज और सिग्नलिंग का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलेट कैल्शियम आयन लेवल इन द सेल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम आयन को अपने अंदर स्टोर रखता है और जरूरत पड़ने में बाहर रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है और सेल सिग्नल में भी हेल्प करता है। हीट प्रोडक्शन इन ब्राउन एडिपोज टिश्यू, जो ब्राउन एडिपोज टिश्यूज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हीट जनरेट करते हैं थ्रू अनकपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये प्रोसेस अगर आप नहीं भी लिखते हैं तब भी चल जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थर्मोजेनेसिस। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वो हीट जनरेट कहते हैं और उस प्रोसेस को हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं। प्रोसेस नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, माइटोकॉन्ड्रिया प्ले अ की रोल इन इनिशिएटिंग, शुरुआत करवाते हैं एपोप्टोसिस को बाय रिलीजिंग साइटोक्रोम सी एंड अदर प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है।
तो देखो तो थोड़ी सी डिटेल कर रखी हो, डिटेल आप नहीं भी करेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। आप केवल लिख सकते हैं ये इनिशिएट करवाता है प्रोग्राम सेल डेथ को। मेटाबॉलिक पाथवे की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड फॉर एनर्जी। अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है यानी कि प्रोसेसिंग अमीनो एसिड फॉर एनर्जी और बायोसिंथेसिस। ये डिटेल आएगा आपका सेकेंड ईयर में। और हीम सिंथेसिस, हीम कहां होता है हमारा हीमोग्लोबिन के अंदर, प्रोड्यूसिंग हीम अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। देन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जिसे आरओएस प्रोडक्शन कहते हैं, उसमें भी हमारा ये रोल प्ले करता है। ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस आरओएस एज बाय प्रोडक्ट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। जब एटीपी प्रोड्यूस होता है तो साथ साथ में हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि एक फ्री ऑक्सीजन क्रिएट होती है जो कि डैमेज करती है सेल्स को और एक्ट करती है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इन स्मॉल अमाउंट। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से सेल को डैमेज करने का भी काम करता है। तो ये बॉडी हमारी इसको हटा देती है, वो प्रोसेस अलग है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जब एटीपी प्रोडक्शन होता है तो आरओएस भी बनता है हमारे पास, ठीक है। इसका सिग्नलिंग का और सेल डैमेज दोनों का काम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द कंपोजिशन फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। ये हम लोगों ने PYQ2 में डिस्कस कर लिया, तो यहां पर है, करने की जरूरत नहीं है। नाउ ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ हार्ट का स्ट्रक्चर जो हमने पहले बना के डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, ना डायग्राम डिस्कस करेंगे, केवल फंक्शन देखेंगे यहाँ पर, इसीलिए जो हम लोगों ने PYQ2 में कर लिया था, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, पंपिंग ब्लड, जनरेटिंग ब्लड प्रेशर को जनरेट करना, ठीक है। इंश्योरिंग वन वे ब्लड फ्लो, ये सुनिश्चित करता है कि ब्लड एक ही दिशा में फैले, यानी कि हार्ट से निकले बॉडी में, फिर बॉडी से हार्ट में आए, ये रिवर्स ना हो जाए कहीं, तो उतना प्रेशर मेंटेन रखता है। रेगुलेटिंग द सप्लाई बेस्ड ऑन डिमांड, ये रेगुलेट करता है कि कहां डिमांड है तो वहां की सप्लाई ज्यादा हो सके। द हार्ट डज नॉट पंप एट अ कांस्टेंट रेट, लगातार एक समान हार्ट पंप नहीं करेगा। जब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं तो ज्यादा पंप करेगा, सो रहे हैं तो कम पंप करेगा, ठीक है। इट अडेप्ट टू बॉडीज नीड, बॉडी की नीड के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। बियॉन्ड द मैकेनिकल पंपिंग हार्ट फंक्शन इनेबल द फॉलोइंग लाइफ सस्टेनिंग रोल, पंप तो करता ही करता है, उसके अलावा और क्या रोल प्ले करता है, ऑक्सीजनेशन, ये O2 को डिलीवर करवाता है, पंप करेगा तभी ब्लड के माध्यम से O2 क्या होगा, पहुंचेगा हमारे सेल्स के पास, और CO2 को फिर वापस सेल से लेकर के लंग्स के माध्यम से निकाल देता है। देन न्यूट्रिशन डिलीवरी, ऑब्वियसली बात है, जो भी हम खाते हैं इंटेस्टाइन से वो ब्लड से एब्जॉर्ब होकर के पूरी बॉडी में पहुंचता है, किसकी वजह से, हार्ट, क्योंकि हार्ट उसे पंप कर रहा है। वेस्ट रिमूवल, तो कहीं ना कहीं यहां पर ये फंक्शन जब ब्लड वाले हैं वो यहां आ जाएंगे, ठीक है। हार्मोन ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, थर्मो रेगुलेशन करवा रहा है, ठीक है, ये सारे फंक्शन, और इम्यून सपोर्ट, तो ये सारे फंक्शन हमारे ब्लड वाले आ गए, जो ब्लड के फंक्शन हम लोगों ने देखे थे, और ये इनडायरेक्टली हमारे हार्ट से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ है व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड, डिस्क्राइब द वेरियस सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनके पास डक्ट नहीं होती है, डायरेक्ट अपना जो भी केमिकल होता है ये ब्लड में पोर कर देती है, मतलब ब्लड में सिक्रीट कर देती है, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स एंड दिस इज योर MCQ, दैट सिक्रीट केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड हार्मोन। ये एंडोक्राइन हार्मोन सिक्रीट करती हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रेगुलेट बॉडी फंक्शन, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कि भाई ग्रोथ होनी है कि नहीं होनी है और बाकी क्या काम होने हैं, सबको कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप बता देंगे भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड छोटी सी पी साइज मटर के दाने के बराबर होती है, जो कि ब्रेन के बेस में पाई जाती है, और एक बोनी स्ट्रक्चर सेला टर्सिका उसके अंदर रहती है, तो प्रोटेक्टेड रहती है। इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, ये आपका MCQ रहेगा। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक कॉल्ड इन्फंडिबुलम, ये डायरेक्टली हमारा हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहता है, और जिस एक पतले से पाइप नुमा चीज से कनेक्ट रहती है उसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। हाइपोथैलेमस बोलता है या बताता है पिट्यूटरी ग्लैंड को व्हेन टू स्टार्ट एंड स्टॉप रिलीजिंग इट्स हार्मोन, कि कब तुमको अपना हार्मोन निकालना है और कब नहीं निकालना है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स भी कह देते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड हो गया, और हाइपोथैलेमस मास्टर है इस मास्टर ग्लैंड का, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, आगे वाले पार्ट को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, और पीछे वाले भाग को पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ये बातें इसकी लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी मत लिखो, डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसके
हार्मोन्स का चार्ट जो मैंने बनाया है उसको आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू का बना हुआ होता है, ये सिक्रीट करता है अपने खुद के हार्मोन, ये हार्मोन अपने खुद बनाता है। ठीक है, पोस्टीरियर वाला स्टोर करता है केवल, जो कि हाइपोथैलेमस बना के भेजता है। इट रिलीज दिस हार्मोन, द रिलीज ऑफ दीज हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन सेंट फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अब एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन निकालेगा, कौन सा रोकेगा, वो डिपेंड करेगा जो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन छोड़ता है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये पॉइंट अगर अच्छे लग रहे हैं तो दे दो, नहीं समझ में आ रहे हैं, समझने मतलब ज्यादा लग रहा है तो छोड़ दो। आप सीधा क्या हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग, ये 6 हार्मोन है। कहां पर एक्ट कर रहे हैं वो, और इनका मेन काम, कोई एक या दो फंक्शन इसके आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से फंक्शन बताने की जरूरत है नहीं, आप रीड कर लेंगे इसको। मैं धीरे धीरे एक बार इसको स्क्रॉल कर देता हूं। इतना हो गया थर्ड तक। ओके, पॉज करके वीडियो को आप लोग एक बार इसको पढ़ लोगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ भी है तो कमेंट करना, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। एक ही जैसे कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वुमेन के अंदर क्या करता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। मेल के अंदर क्या करता है, स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो एक एक लाइन की है, यहाँ पे आप सिंपल अपना कर सकते हैं, या डायरेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस लिख सकते हो। ठीक है, चलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सेम कॉन्सेप्ट, ये बना होता है नर्वस टिश्यू का, ध्यान देना। जो एंटीरियर पिट्यूटरी था वो ग्लैंडुलर टिश्यू का बना हुआ था, खुद अपने हार्मोन्स बनाता है, ये नर्वस टिश्यू का है। ये सिग्नल लेता है केवल हाइपोथैलेमस से कि रिलीज करना है कि नहीं करना है। इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मोन इटसेल्फ, ये खुद से अपने हार्मोन नहीं बनाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इंस्टेड इसकी बजाय इट स्टोर्स एंड रिलीजेस 2 हार्मोन्स दैट आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। ये 2 हार्मोन्स अपने अंदर स्टोर रखता है जो कि एक्चुअल में हाइपोथैलेमस के द्वारा बनाए गए होते हैं और भेजे गए होते हैं इसके पास। जो 2 हार्मोन है कौन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, जो कि हम पहले एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि हम पिछले वाले पीवाईक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। ये यूट्रस और मेमोरी ग्लैंड पे एक्ट करता है या किडनी पे एक्ट करता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं ये पीवाईक्यू 2 में। बताओ पीवाईक्यू 2 में डिस्कस किया था नहीं किया था, शायद 2 में ही किया था। ओके, चलें आगे। ठीक है ना, तो ये एक एक लाइन का है, आप रीड कर लोगे इसको। स्टिमुलेट पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रिगर द लेट डाउन रिफ्लेक्स ऑफ मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है। इसको हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं और बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये क्या था, सेक्सुअल अराउजल और मैटरनल बिहेवियर, माँ और बच्चे के बीच के जो बॉन्डिंग होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसको भी आप क्लास 11th में बनाए हो। ठीक है, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब यहां पर थोड़ा सा समझना है। देखिए डायग्राम तो सिंपल, किडनी, ठीक है, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा, इसको भी मैं बता चुका हूं। इससे सिंपल कोई डायग्राम नहीं है लगता है मेरे को। इस टाइप से आपको केवल बना देना है। ठीक है, मैं खुद भी लेक्चर लूंगा, उसमें सारे डायग्राम एक बार आप लोगों को बनाने की प्रैक्टिस करवा दूंगा कि क्या क्या रहेगा। डायग्राम के लिए अलग से एक लेक्चर ले लूंगा मैं। ठीक है, ये आप मेंशन कर देंगे। तो यूरिनरी सिस्टम क्या है, इसी को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। इज द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, बनाएगा, स्टोर करेगा और एलिमिनेट करेगा क्या, यूरिन को बनाना, स्टोर करना और बाहर निकालना। इट रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस सब्सटेंस, जैसे कि पानी है, नमक है, यूरिया, कहां से, ब्लड से। इसीलिए किडनी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड कहां फिल्टर होती है, किडनी में होती है। ठीक है, या ब्लड को कौन फिल्टर करता है, किडनी फिल्टर करता है। हेल्पिंग टू मेंटेन द बॉडीज फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। फालतू जो निकाल देता है, एसिड बेस बैलेंस, एक्स्ट्रा एचाइंस होते हैं उनको भी निकाल देता है। तो बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखता है हर तरीके से। ठीक है, अब फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें 3 चीजें होती हैं। फिल्ट्रेशन होता है जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। यहां पर मैंने उसका नेफ्रॉन का डायग्राम नहीं बनाया है। ठीक है, थोड़ा सा बता दूंगा ये मैं। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ इस टाइप से
याद आ रहा है, इसके अंदर इस टाइप से आता है ये, ठीक है। ये नेफ्रॉन होता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। याद है डायग्राम? जिनको ये डायग्राम नेफ्रॉन का याद नहीं है और उनको अगर यहाँ पे वर्ड पकड़ने में दिक्कत आती है कि क्या चीज़ क्या है, तो वो लोग ये वाला डायग्राम एक बारी चेक कर लें, ठीक है। चले आगे। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ये कहाँ पर हो रहा है? ग्लोमेरुलस में हो रहा है, बोवन कैप्सूल के अंदर। द ब्लड प्रेशर फोर्सेस प्लाज्मा, जो ब्लड प्रेशर है प्लाज्मा को फोर्स करता है कि फिल्टर हो जाओ। द रिजल्टिंग फ्लूइड, जो फ्लूइड फिल्टर हो जाता है उसको हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या क्या फिल्टर हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या फिल्टर हो गया, यहाँ से छन के आ गया, पानी, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है, और प्रोटीन्स और कुछ नाइट्रोजन वेस्ट। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन और ब्लड सेल्स डू नॉट पास थ्रू इफ द मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। अगर आपकी मेम्ब्रेन सही है, किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी भी प्रकार का प्रोटीन और ब्लड सेल्स, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो फिल्टर नहीं होंगे, ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल रीनल कैप्सूल्स, जितने भी रीनल कैप्सूल्स हैं उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है ऑफ बोथ द किडनी ईच मिनट इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है कि पर मिनट कितना यूरिन फिल्टर हो रहा है दोनों किडनी से मिला करके, ठीक है, नेफ्रॉन जो फिल्टर कर रहा है। इन अडल्ट जो जीएफआर होता है वो लगभग 125 ml पर मिनट होता है, यानी कि हर मिनट 125 ml यूरिन जो है वो बन रहा है, और फीमेल्स के अंदर 105 ml, ठीक है। चलें आगे। तो ये देखो, यूरिन के फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। उसमें बेसिक आपको ये कुछ बातें मेंशन करनी पड़ेंगी। डिटेल तो वैसे बहुत कुछ हो सकता है जो कि डिटेल में लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फिलहाल इतना जरूर लिखना है। देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, आप सबको पता है, अगर वीडियो देखा हुआ है आप लोगों ने पुराना वाला, तो ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये आगे जाकर के इस तरीके से लिपटा हुआ होता है, ठीक है ना, आगे जाकर के इस टाइप से रहता है ये। तो अब रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि जो यहाँ फिल्ट्रेट आ चुका है, ये जो इसके आसपास कैपिलरीज है, इसमें बहुत सारी चीजें वापस से क्या होंगी? रीअब्जॉर्ब होंगी। क्या होंगी? रीअब्जॉर्ब, क्योंकि बहुत सारा जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर काम की चीजें भी हमारी क्या है? फिल्टर हो गई हैं। तो आओ देखें जरा क्या है। यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, दैट इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन मेनली ऑकर इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि ये जो होता है पीसीटी, यहां पर होता है, होता पूरे में है लेकिन यहां सबसे ज्यादा होता है। ऑल्सो इन द लूप ऑफ हेनली, यहां पे जो नीचे की तरफ होता है लूप ऑफ हेनली, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहां पर डीसीटी होता है, याद आ रहा होगा आप लोगों को, एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। मेनली कहां होता है? पीसीटी में होता है, और बाकी जगहों पे थोड़ा बहुत होता है। द किडनी रीअब्जॉर्ब्स यूजफुल सब्सटेंसेस, जो खास सब्सटेंसेस फिल्टर हो गए हैं उनको वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड, वापस से खून में ले लेता है। इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये जो इसके आसपास कैपिलरीज हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरीट्यूबुलर, जो ट्यूब के आसपास सराउंड हो रखी हैं। क्यों ऐसा करता है? टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन बॉडी फ्लूइड बैलेंस, जिससे कि जो बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया है, फिल्टर हो गया था, वो वापस से क्या हो जाए? रीअब्जॉर्ब हो जाए, बॉडी में आ जाए। अदरवाइज क्या होगा? बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी इन चीजों की, जो न्यूट्रिएंट्स फिल्टर हो गए हैं। क्लियर है? ओके, आगे देखें क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। वाटर है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, और सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट है, ठीक है। देन ट्यूबुलर सिक्रेशन, थर्ड पार्ट आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब कुछ और चीजें ऐसी हैं जो ये ट्यूब जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन, ठीक है ना, क्या कर रहा है? सिक्रेट कर रहा है, ठीक है, ट्यूब के अंदर सिक्रेशन हो रहा है। ट्यूबुलर सिक्रेशन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि यहां से इस ये जो फिल्टर हो गया उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, वो इसके अंदर क्या होती हैं? सिक्रीट होती हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट हर जगह होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है? कुछ जो टॉक्सिन्स होते हैं
जो थोड़े बहुत रह गए हैं, ड्रग्स है या मेटाबॉलिक वेस्ट है जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, नॉट फिल्टर्ड अर्लियर, जो कि शुरुआत में फिल्टर हो जाने चाहिए थे, फिल्टर नहीं हो पाए हैं, वो यहाँ पर सिक्रीट कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, रेगुलेट पीएच बाय सिक्रेटिंग H+ और रीअब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयंस। H+ या बाइकार्बोनेट आयन से उनको सिक्रीट किया जाएगा या रीअब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे कि पीएच मेंटेन हो सके। और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस K+NH4 आयंस, डिपेंड करता है किस तरह का यूरिन क्रिएट हो रहा है, बॉडी में कैसी नीड है, उसके हिसाब से चीजों को सिक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, मेनली क्या क्या सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, H+ आयंस, पोटेशियम आयन, अमोनिया और क्रिएटिनिन और कुछ ड्रग्स जो कि मेटाबोलाइज हो चुके हैं। फाइनली यूरिन फॉर्म हो जाता है। आफ्टर दिस प्रोसेस द फ्लूइड इन द कलेक्टिंग डक्ट बिकम्स यूरिन। अब जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस है, आपको याद रखना है। रीनल पेल्विस से होती हुई यूरेटर में जाती है यूरिन, देन यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा से होती हुई बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे PYQ किसमें किया, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, हाउ द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट टेक प्लेस इन अवर बॉडी, इनका डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन लिवर उसके लिए मेंशन कर दिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये डाइजेशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो हमारे माउथ में सलिवरी अमाइलेज होता है, सबसे पहले वो उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो सलिवरी अमाइलेज स्टार्ट डाइजेशन इन द माउथ, बट इट्स एक्शन स्टॉप्स इन द स्टमक ड्यू टू एसिडिक पीएच। ये याद रखेंगे, सलिवरी अमाइलेज पेट में जाके काम नहीं करता है। ठीक है, फिर क्या होगा, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब पेट में कार्बोहाइड्रेट कुछ भी नहीं होता, वो एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा, बस जितना फूड है वो और ज्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद पैंक्रियाटिक अमाइलेज और तोड़ता है स्टार्च को और ग्लाइकोजन को इनटू माल्टोज, माल्टोट्रायोज और अल्फा डेक्स्ट्रीन। ठीक है, देन सेलुलोज जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, एज इट इज रह जाता है, उसको रफेज कहते हैं, फाइबर कहते हैं। ठीक है, और फाइनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जो टूटा हुआ माल्टोज, माल्टोट्रायोज, अल्फा डेक्स्ट्रीन, ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये स्टार्टिंग की बात हो रही है, डियोडेनम, ठीक है ना, जेजनम, विलियम, सिक्का वो होता है ना करके उसके पार्ट्स होते हैं। ये हो गया हमारे पास डियोडेनम। ठीक है, उसके बाद फिर काफी सारी फोल्डिंग्स होती है। तो स्टार्टिंग में ही जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को तोड़ देता है, ग्लाइकोजन को। अब आखिरकार लास्ट में आते आते अल्फा डेक्स्ट्रीन कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, सक्रोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, लैक्टेज, ये एंजाइम के नाम है, दीज आर द एंजाइम्स। लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और माल्टेज जो है वो माल्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज में। अल्टीमेटली ये हमारे छोटे रूप हैं जिनमें हमारा फूड फाइनली क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्लियर, सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स मेनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है। कौन सा एंजाइम काम करता है, पेप्सिन, ये प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टाइड में। ठीक है, कंटिन्यूस स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डाइजेशन इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यू होता रहता है, जहां पे पैंक्रियाटिक एंजाइम ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इलास्टेज, ये आगे जाकर के जो पेप्टाइड्स हैं इनको और छोटा तोड़ते हैं, अल्टीमेटली अमीनो एसिड में तोड़ना होता है। ठीक है, कंप्लीटेड एट ब्रश बॉर्डर, जो विलाई होती है जहां पर फाइनली एब्जॉर्ब होना होता है, वहां पर जाकर के डाइजेशन कंप्लीट होती है। वहां पे जो अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम है वो अमीनो एसिड को रिमूव करता है फ्रॉम द पेप्टाइड एंड और कंप्लीटली ब्रेक कर देता है उसको। ठीक है, और डाइपेप्टाइडेज ये स्प्लिट हो जाता है डाइपेप्टाइड्स इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है ना, तो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम क्या काम कर रहा है, अल्टीमेटली अमीनो एसिड में तोड़ रहा है, और अमीनो पेप्टाइडेज ये अमीनो एसिड को रिमूव कर देता है फ्रॉम द पेप्टाइड एंड और फाइनली उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फाइनली प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं, अमीनो एसिड में, जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी में। फैट का ध्यान रखेंगे, फैट के अंदर एक प्रोसेस होती है इमल्सिफिकेशन। ठीक है, देखते हैं अभी यहां पर द मोस्ट अबंडेंट लिपिड, सबसे ज्यादा लिपिड पाया जाता है हमारी डाइट में वो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है। एंजाइम दैट स्प्लिट ट्राइग्लिसराइड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स आर लाइपेजेस, एंजाइम का नाम याद रखेंगे, लाइपेज, लिपिड के ऊपर काम करने वाला लाइपेजेस। लाइपेजेस एंजाइम क्या करता है, जो लिपिड की फॉर्म में ट्राइग्लिसराइड इसको ब्रेक करता है। ठीक है,
तो लाइपेज के रोल देखें, लाइपेज के पहले प्रकार देखें। एक है लिंगुअल लाइपेज, ये हमारे माउथ में सीक्रेट होता है बट माउथ में फैट डाइजेस्ट नहीं होता है। ये लिंगुअल लाइपेज हमारे फूड के साथ स्टमक में पहुंच जाता है, फिर वहां पर एक्ट करता है, एक्टिव होता है स्टमक में जाकर के। गैस्ट्रिक लाइपेज ये स्टमक की लाइनिंग यानी कि स्टमक में ही सीक्रेट होता है और डाइजेशन का काम करता है। पैंक्रेटिक लाइपेज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बल्क ऑफ द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लाइपेजेस हैं, एक मुंह में ही निकल जाता है जो एंजाइम है, लेकिन वहां पे काम नहीं करता है। देन गैस्ट्रिक लाइपेज और पैंक्रेटिक लाइपेज। अल्टीमेटली होता है क्या, देखो जो फैट्स होते हैं ना पानी में डिजॉल्व तो होता नहीं है और बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, तो फैट को तोड़ के छोटा किया जाता है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को थोड़ा छोटा बनाया जाता है। ठीक है, दैट इज द इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, ये क्रिटिकल प्री रिक्विजिट है, मतलब बहुत जरूरी है फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए या यू कह लो डाइजेशन के लिए। तो कह रहा है बिकॉज लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर, वहां पे भी अलग से इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, पानी से दूर भागता है। दे टेंड टू फॉर्म लार्ज ग्लोब्यूल, तो आपस में चिपक कर ये बड़े बड़े ग्लोब्यूल बना लेते हैं इन द वाटर इन्वायरमेंट, पानी के अंदर, ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच लिमिट्स द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एंजाइम। अब इतना बड़े हो गए तो इसके ऊपर एंजाइम ना सही से काम नहीं कर पाता है। इमल्सिफिकेशन बाय बाइल साल्ट, जो बाइल साल्ट होता है जो गॉल ब्लैडर से निकलता है, लिवर रिलीज करता है, वो इन मॉलिक्यूल के ऊपर चिपक जाता है और इन मॉलिक्यूल को ऐसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, पार्ट्स में। ब्रेक लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मैक्सिमाइजिंग द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब इसके ऊपर एंजाइम इजीली काम कर पाएगा और इस फैट को क्या कर पाएगा, ब्रेक कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर फैट के डाइजेशन में सिर्फ इतना ही लिखा है, जब इमल्सिफिकेशन डिटेल में आएगा, शायद PYQ 4 या 5 में है, वहां पे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के डाइजेशन में बहुत ज्यादा यहाँ पे इतना नहीं है। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करके एक अलग से क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पे इसको और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल अभी ये क्योंकि कंबाइंड फॉर्म में था, कंबाइंड का मतलब आपका स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ लिवर भी था, तो यहां पर ये हो गया आपका 2.5 नंबर का और ये हो गया आपका 2.5 नंबर का। तो बड़ा क्वेश्चन है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा पार्ट लिखना है, पर्याप्त है उतना। ठीक है, अगर ज्यादा आता है, टाइम आपके पास काफी है, तो आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट इतनी बातें जरूर लिखनी है। देन डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और व्हाट इज RH फैक्टर। आओ देखें इसको। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए या तो आप डिटेल लेक्चर देखें, बिल्कुल दिमाग में सेट करना है, अदरवाइज बात को समझें। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वेयर मसल फाइबर जनरेट टेंशन थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन के माध्यम से हेल्प से टेंशन यानी कि फोर्स क्रिएट कर रही है। शुरुआत कैसे हो रही है, आओ देखें। एक्साइटेशन यानी कि नर्व इंपल्स, सिग्नल आएगा, हमको वेट उठाना है, सिग्नल आ गया कि वजन उठाना है, होगा क्या, नर्व इंपल्स रीचेस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि न्यूरॉन्स और मसल्स के बीच का जो जंक्शन है, वहां पर क्या पहुंचा, इंपल्स पहुंचा, एंड रिलीज एसिटाइल कोलिन, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज होता है, ब्रेन से सिग्नल आया है, जो कि एक्साइट करेगा मसल फाइबर मेम्ब्रेन की, जो मसल की फाइबर यानी कि सेल्स हैं मसल्स के, उसको एक्साइट कर देता है कि भाई काम करना है। अब जैसे ही वो एक्साइट होते हैं तो इंपल्स स्प्रेड थ्रू टी ट्यूब्यूल विच रिलीज कैल्शियम आयन। अब टी ट्यूब्यूल्स क्या होता है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है मसल फाइबर के अंदर, ये मेंशन नहीं करना तो आप सिंपल लिखो, व्हेन मसल फाइबर एक्साइट्स इट रिलीज कैल्शियम आयन फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम आयन रिलीज होता है। ठीक है, कैल्शियम आयन, ट्रोपोनिन, अब यहां पर फिर से बता रहा हूं मैं, ट्रोपोनिन, मायोसिन, एक्टिन, फिलामेंट, ये इसका जब डायग्राम या स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट होगा, ठीक है, इसका जो डायग्राम इस टाइप से दिखा रखा था, इसके ऊपर ट्रोपोनिन लगे होते हैं इस टाइप से, ठीक है, और यहीं पे आके मायोसिन अटैच होगा करके, तो वो थोड़ा सा डायग्राम बेटा आप लोगों को देखना पड़ेगा, अदरवाइज रटने जैसा हो जाएगा ये। तो ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंड होता है, जो ट्रोपोनिन हैंस एक्सपोजिंग एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन। ठीक है, तो जैसी ये जो ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम आयन जो है अटैच हो जाता है और इसको यहाँ से साइड ले जाता है, तो यहाँ जगह खाली हो जाती है। ठीक है, अटैच होने के लिए, किसके अटैच होने के लिए, एक्टिन के ऊपर मायोसिन आके अटैच होगा। मायोसिन हेड्स अटैच टू एक्टिन एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिज विद द हेल्प ऑफ ATP। नीचे से इस टाइप से हेड टाइप का रहता है, आप लोगों को डायग्राम यहाँ पे मैं लेके नहीं आ पाया हूँ, कोई बात नहीं। तो नीचे से ऐसा रहता है, ये नीचे से नॉर्मल फॉर्म में जैसे ये है,
ये था कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन हैंस एक्सपोजिंग द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। ये ऊपर एक्टिन है, नीचे से मायोसिन ऐसे रहता है। जैसे ही यहाँ से ट्रोपोनिन हट गया, मायोसिन आके अटैच होता है इस टाइप से और उसको खींचेगा ऐसे। ठीक है, देखो ऐसे था, ये ऐसे खींचेगा आगे, तो इधर से इधर खींचेगा, इधर से इधर खींचेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। सिंपल सी कहानी ये है। ठीक है, मायोसिन हेड अटैच टू एक्टिन फॉर्म क्रॉस ब्रिज, ये क्रॉस ब्रिज बन गया विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी की हेल्प से जुड़ जाता है ये। मायोसिन पुल एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन एक्टिन फिलामेंट को पुल करता है, खींच रहा है इनवर्ड्स विद शॉर्टन सार्कोमेयर। सार्कोमेयर क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच की जो लेंथ होती है, ठीक है, जो दूरी होती है एक लेंथ, उसको सार्कोमेयर कहते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं एक्टिन और मायोसिन, तो ये दोनों पास में आ जाते हैं। बेटा इसको थोड़ा सा फिर मैं यही कहूंगा कि ऐसे नो डाउट मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है समझाते हुए, बट इसको थोड़ा सा डायग्राम, यहाँ पर मैं डायग्राम डालना भूल गया मैं, बट आप लोग इसको डायग्राम के साथ ही, एक डायग्राम इसका रहेगा जो कि लेक्चर में है, डिटेल वाले लेक्चर है, वहां पे एक बार इसको देखिएगा। ठीक है, तो सिंपल रहेगा ये। तो मायोसिन हेड अटैच टू एक्टिन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। ठीक है, सार्कोमेयर को पास में खींचता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर गई ना, तो फिर से रिलीज करना पड़ता है। नाउ कैल्शियम पंप्ड बैक इनटू एसआर, जो कैल्शियम रिलीज हुआ था वापस से एसआर में चला जाता है। बाइंडिंग साइट कवर्ड अगेन विद ट्रोपोनिन, ये जो बाइंडिंग साइट खाली हुई थी वापस से यहाँ पर ट्रोपोनिन आके चिपक जाता है और नीचे से ये हट जाएगा। ठीक है ना, मसल रिटर्न टू नॉर्मल रेंथ, वापस से मसल जो है नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, फिर सिग्नल आएगा, फिर करेगा वो। ठीक है, क्लियर है? तो इस टाइप से ये हमारा काम होता है। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं केवल जो आप सार्कोमेयर वगैरह ये आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन। तो आप लोग क्या करेंगे, पक्के से डायग्राम के साथ इसको डिटेल में एक बारी देख लेंगे। आर एस फैक्टर हम लोग पीवाई के 2 में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन खत्म। अब बात करते हैं हम लोग अपने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। बात समझ में आ रही बेटा? देखो चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन 2-4 एक आध टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझने में दिक्कत देते हैं, तो थोड़े से लेंथी हो जाते हैं वो। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, अब चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन, डिस्कस द स्कोप एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्कोप बताना, मतलब स्कोप का मतलब पता है? स्कोप का मतलब पता है? स्कोप का मतलब सिंपल सी बात ये होती है कहां कहां पर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर कहां कहां पर ये चीज अप्लाई होती है, या यू सिंपल कह सकते हैं जहां जहां पे अप्लाई होगी वहां पर एक जॉब क्रिएट हो जाएगी, ऐसे समझ सकते हैं। तो हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ये अप्लाई ना होती है। जो है एनाटॉमी डिफाइन कर देंगे, इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस, जैसे कि ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जितनी ब्रांचेस हैं, ठीक है, रीजनल एनाटॉमी, सिस्टमिक एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी। तो ये सब जो ब्रांचेस हैं ये सब इसके स्कोप में भी आ जाएंगे। ये फोकस करता है स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द बॉडी लाइक हेड, चेस्ट। सिस्टेमिक में यहाँ पे स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम आ जाता है। सरफेस में एग्जामिन एक्सटर्नल फीचर्स एंड देयर रिलेशन टू इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो जो ब्रांचेस हैं उसकी वही उसके स्कोप में आ जाएंगी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हो जाएगी जिसमें टिश्यू की स्टडी, सेल्स की स्टडी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी हो जाएगी जहां पर हम लोग चेंजेस देखते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस फ्रॉम कंसेप्शन टू एडल्टहुड, मतलब जब ओवम और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं वहां से लेकर के पूरा जब इंसान एडल्ट हो जाता है। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो की स्टडी, ठीक है। तो वो सारी ब्रांचेस जो हैं इसके अंदर आ रही हैं। फिजियोलॉजी के अंदर आ जाएगा, वो सब इसकी क्या बन जाएंगे, स्कोप बन जाएंगे, ठीक है। तो 3 मार्क्स का है, तो यहां पर आप कोई भी यानी 6 पॉइंट आप डाल देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना जब भी पॉइंट में डालते हैं आप आंसर, तो 1 पॉइंट आपका हाफ मार्क्स के बराबर होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे पॉइंट दिए मैंने यहां पर, आप एनाटॉमी के 3 और फिजियोलॉजी के 3 डाल देंगे, पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी, फिर इंटरडिसिप्लिनरी दूसरे सब्जेक्ट से भी कनेक्टेड है, मेडिसिन से, बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। क्लियर है बातें? तो इसमें बहुत सारे डाल दे मैंने, आप लोग कोई भी 6 यानी कम से कम 7 से 8 याद कीजिएगा, कोई भी 7 से 8 पॉइंट और 6 पॉइंट लिख दीजिएगा। नाउ डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ जॉइंट्स, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं।
तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कहां डिस्कस किया है, कौन सा PYQ में किया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 या क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा जब क्वेश्चन नंबर 2 होगा तो ध्यान रखना, एक 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, एक 3 मार्क्स वाले, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैंने किस मार्क्स वाले में डिस्कस किया ये नहीं लिया, 2 लिखा है क्वेश्चन नंबर, तो या तो इस वाले में होगा, 6 नंबर वाले में, या फिर 3 नंबर वाले में होगा। तो देख लेना इसको आप लोग। राइट ए नोट ऑन स्प्लीन। चलिए स्प्लीन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, स्प्लीन इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन। अगेन लिम्फॉइड मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, तो उसको हम लोग लिम्फॉइड नाम देते हैं। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन है, लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर एब्डोमेन, पेट के ऊपरी हिस्से में, यहां पर लेफ्ट अपर एब्डोमेन, दैट फिल्टर्स ब्लड, ये ब्लड को फिल्टर करता है। अब कंफ्यूजन जो आती है, मैंने पहले बताई थी, किडनी फिल्टर कर रही है कि ये फिल्टर कर रही है। किडनी फिल्टर करती है, उससे वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करती है। तो यहां पर पुराने और खराब सेल्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बात करें तो मैक्रोस्कोप, अच्छा ध्यान रखना स्प्लीन है, ये लिम्फ नोड नहीं है। स्ट्रक्चर स्प्लीन का, लिम्फ नोड का ऑलमोस्ट ऐसे बीन शेप का ही है सबका। स्ट्रक्चर की बात करें तो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी कि स्प्लीन एक पर्पल कलर का फिस्ट साइज, मुट्ठी के बराबर ऑर्गन होता है। इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन है, इंट्रापेरिटोनियल मतलब यहाँ कैविटी में फिट होता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय फाइब्रोब्लास्टिक कैप्सूल, इसके ऊपर जो कैप्सूल होता है दैट इज द फाइब्रोब्लास्टिक फाइबर का बना हुआ होता है, और इलास्टिक भी होती है, मतलब खिंच सकता है। दिस कैप्सूल अलाउ द ऑर्गन टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एज नीडेड। ठीक है, जरूरत पड़ने के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकता है। क्लियर है। ओके, अब जहां से ब्लड वेसल्स की और बाकी चीजों की, वीन से आर्टरीज की एंट्री होती है, उसको हम लोग हाइलम कहते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होता है, हाइलम कहलाता है। द ओनली पार्ट ऑफ द स्प्लीन नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम, पूरी पे कवरिंग होती है पेरिटोनियम की, यहां पर कवरिंग नहीं है क्योंकि यहां से एंट्री और एग्जिट है। इट सर्व एज द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर स्प्लेनिक आर्टरी एंड वीन, जो स्प्लीन की आर्टरी और वीन्स है उसके लिए एग्जिट और एंट्री का काम करता है। ध्यान रखना अब यहां पर। ठीक है, अब समझते जाना चीजों को। स्प्लीन के अंदर ब्लड आया और फिर बाहर भी जाएगा, ये बड़ा समझना। यहाँ पे ब्लड हमारा अल्टीमेटली साफ कैसे हो रहा है, एक तो हो गया वेस्ट मटेरियल निकला था किडनी वाला, दूसरा यहाँ पर इसके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस या डेड सेल्स है वो कैसे हटेंगे, वो देखो यहाँ पर बड़ा मजेदार चीज आने वाली है। देन ट्रेबेकुले, ट्रेबेकुले क्या होते हैं, वही जो कैप्सूल अंदर की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा दैट एक्सटेंड फ्रॉम द कैप्सूल इनटू द स्प्लेनिक इंटीरियर, स्प्लीन के अंदर, यानी जो कैप्सूल होता है वो जब अंदर की तरफ घुसता है इस टाइप से, तो इसी को आप ट्रेबेकुले कहते हैं। इससे कंपार्टमेंट क्रिएट हो जाते हैं इसके अंदर। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, द कैप्सूल एंड ट्रेबेकुले कंटेन मायोएपिथेलियल सेल्स, मायो मतलब मसल्स, मस्कुलर सेल्स होते हैं। ड्यूरिंग हैमरेज और इंटेंस एक्सरसाइज, हैमरेज हो जाए यानी कि कहीं से ब्लड लॉस हो रहा बॉडी का, या बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, दीज सेल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप स्टोर्ड ब्लड इनटू द जनरल सर्कुलेशन, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो ब्लड हमारी बॉडी में आ जाता है ताकि हेल्प हो सके। ठीक है, कोई खून की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। नाउ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, समझते हैं ना बात को। इसके 2 भाग हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक मतलब पल्प, इसके अंदर के भाग को पल्प कहा गया है। एक व्हाइट पल्प होता है और एक रेड पल्प होता है। द फंक्शनल टिश्यू यानी कि पैरेन्काइमा बोलते हैं ऑफ द स्प्लीन इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्टिंक्ट रीजन, 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, वो दिखते कैसे हैं, एक लाल दिखता है, एक सफेद दिखता है। तो व्हाइट पल्प है, इसको हम इम्यून फिल्टर भी कहते हैं। व्हाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल से आगे। यहाँ पर इसके कंपोजिशन की बात करें तो प्राइमरली लिम्फॉइड टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ डेंस एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे बहुत सारा लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट्स, बी सेल, टी सेल्स। स्ट्रक्चर की बात करें, दिस लिम्फोसाइट्स सराउंड द आर्ट्रियल वेसल्स फॉर्मिंग द पेरी आर्ट्रियल लिम्फॉइड शीथ। ध्यान रखना यहाँ पर हो क्या रहा है, बताता हूं मैं। जैसे ही यहाँ पे ये आर्टरी अंदर गई है, ठीक है, ब्लड को लेकर के, ये आगे जाके पतला होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही होता है इसके आसपास देखो जरा, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ ये ले लेते हैं। ये जो आर्टरी गई है अंदर, इसके आसपास ये जो कवरिंग है ना, ये इसको घेर रखा है। तो यहां पर अगर मैं इसको समझाऊं
तो क्या रहेगा कि जो मेरे पास मेरी आर्टरी अंदर जाती है, इसके चारों तरफ एक ऐसे सराउंडिंग सी रहेगी, ठीक है, और यहां पर पूरा वाइट वाइट, ये वाइट 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 रहता है, दिस इज द, ठीक है। तो दीज लिम्फोसाइट सराउंड आर्टेरियल वेसल, ये जो लिम्फोसाइट है वाइट वाले, ये आर्टेरियल वेसल के चारों तरफ घेर के रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अब साफ करना है खून को, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस है या फिर टूटे फूटे ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स वगैरह है, तो उनको हटाना है उसको, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है इसको पेरी आर्टेरियल लिम्फोइड शीथ कहा गया है। फंक्शन, इट एक्ट एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेगा टू पैथोजेंस और माइक्रोब्स। ब्लड में अगर कोई पैथोजन या माइक्रोब है, इससे पहले लिम्फ में पढ़ा था, तो ब्लड में कोई पैथोजन या माइक्रोब्स है, डेट एंटर्स द स्प्लीन वाया ब्लड स्ट्रीम। अगर स्प्लीन के अंदर कोई माइक्रोब एंटर कर रहा है इस ब्लड के माध्यम से, तो ये वह जगह है जहां पर ये, क्योंकि लिम्फोसाइट्स हैं, सबसे पहले यहां रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। देन रेड पल्प, द ब्लड फिल्टर। अब रेड पल्प की बात करें, जो लाल दिखाई पड़ रहा है, कंसिस्ट ऑफ वीनस साइनसेस। अब यहां ध्यान से समझना, बॉडी में एक जगह ऐसी भी है, ठीक, बॉडी में एक जगह ऐसी भी है जहां पे खून खुला घूम रहा है, यानी कि ब्लड वेसल के अंदर नहीं है। इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। कंसिस्ट ऑफ वीनस साइनसेस, साइनसेस मतलब कैविटीज होती हैं, पतली पतली नालियां जैसी होती हैं, फिल्ड विद ब्लड एंड स्प्लेनिक कॉर्ड्स, कॉर्ड्स ऑफ बिलरोथ विच कंटेन मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स। फंक्शन, इट फिल्टर द ब्लड, ओल्ड और डैमेज रेड ब्लड सेल्स, ये ब्लड को फिल्टर करता है, जो पुराने और डैमेज ब्लड सेल्स होते हैं, आर डिस्ट्रॉयड बाय मैक्रोफेजेस विद इन द स्प्लेनिक कॉर्ड, वो वहां पर क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। अब समझो द पाथ ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड एंटर्स वाया सेंट्रल आर्टरी, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा बना लेता हूं मैं, ये जैसे मान लो ये हमारा स्प्लीन है, ठीक है। अब यहां पर ये हमारी आर्टरी एंटर कर रही है, सेंट्रल आर्टरी आ गई, ठीक है। ब्लड एंटर वाया सेंट्रल आर्टरी विद इन द पल्स, ठीक है, पल्स के अंदर, यानी कि ये इस टाइप से हम कह सकते हैं, ये इस टाइप से है, और अल्टीमेटली यहां पर क्या है, ये पल्स है ये, ठीक है, व्हाइट सेल घिरा हुआ था ये। द आर्टरी कंटिन्यू इनटू द रेड पल्प एज कैपिलरी। अब आगे जाकर के ये आगे कंटिन्यू कर रहा है, इस तरह आगे जा रहा है, समझते हैं ना। अब आगे आ गया है, ये समझाने के लिए अलग करते हैं थोड़ा सा, और आगे जाकर के ना खुल जाता है ये। कैपिलरीज एम्प्टी इनटू स्प्लेनिक कॉर्ड्स। अब आगे एक जगह है, ठीक है, आगे एक जगह है, ये कैपिलरी खुल गई है, समझते हैं ना। ये यहां पर ब्लड खुल गया, अब ये ब्लड वेसल के अंदर नहीं है, लेकिन ये जो है ना स्प्लेनिक कॉर्ड, स्प्लेनिक कॉर्ड वेयर मैक्रोफेजेस, यहां पर बहुत सारा मैक्रोफेजेस है जो स्क्रीन कर रहा है, पूरा ब्लड खुल के आगे से नहीं नालियों में से छोड़ दिया, वो पूरा मैक्रोफेज उसको क्या करेगा, देखेगा कोई इसके अंदर पैथोजन या वो तो नहीं है, और फिर वापस से आगे जाकर के ये मेरे पास क्या थी, आर्टरी थी, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगी, वीन हो जाएगी। बीच में वो हिस्सा आता है, ब्लड फ्रीली घूम रहा है यहां पर, यहां ब्लड वेसल के अंदर नहीं होता ये, ठीक है। फिल्टर्ड ब्लड डिफ्यूजेस इनटू द स्प्लेनिक साइनसेस टू रिटर्न टू द वीनस, यहां जाकर के वापस वीन्स में आता है और फिर होता हुआ ऐसे बाहर आ जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार हमारा जो ब्लड होता है, इसके अंदर से ओल्ड सेल्स और डेब्रिस वगैरह जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो सब यहां से हट जाते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ स्प्लीन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं PYQ1 में, क्वेश्चन नंबर 30 में। तो ये किस तरह से हमारा ब्लड साफ होता है, ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। थोड़े से नाम है यहाँ पर, स्प्लेनिक कॉर्ड, रेड पल्प, ये आपको थोड़े से नाम याद करने पड़ेंगे। नाम याद नहीं भी होते हैं तो आंसर्स को थोड़ा एक ऐसा बना के लिखिएगा कि एक्सप्लेनेशन हो जाए कि हो क्या रहा अंदर, ठीक है। बहुत ज्यादा मनगढ़ंत मत लिखना, क्योंकि यहां पर अगर नाम नहीं पता है एग्जैक्ट तो दिक्कत आती है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीट होना स्टार्ट हो गए, आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर PYQ 3 से ही। राइट अबाउट ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना, ABO ब्लड ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करना, और एक RH वाले ब्लड ग्रुप के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है।
तो डेफिनेशन देखिए, ब्लड ग्रुप इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर एक खास प्रकार का एंटीजन, एक प्रोटीन पाई जाती है, उसके आधार पर हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ऑन द सर्फेस ऑफ रेड ब्लड सेल एंड द एंटीबॉडीज, और उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडीज मौजूद है। देयर आर मोर देन 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट, 30 से ज्यादा प्रकार का ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम मौजूद है जो कि यूज होता है, बट ब्रॉड लेवल पर, क्लिनिकल लेवल पर दो प्रकार का होता है, एबीओ और आरएच। एबीओ ब्लड ग्रुप, रेएसएस, ये दो तो हम इस्तेमाल ही करते हैं, एमएनएस, डफी, ल्यूवाइस, पी ब्लड, बहुत प्रकार का ब्लड ग्रुप सिस्टम है। अब एबीओ आपको दो ही बताने, एबीओ और आरएच। एबीओ में क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग ह्यूमन ब्लड, सबसे बड़ा सिस्टम जिसको हम यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओरिजिनली टर्मिनोलॉजी यूज्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, ये साइंटिस्ट का नाम एमसीक्यू में पूछा गया है 1901 में, फॉर द क्लासिफिकेशन एबीसी, इन लेटर पब्लिकेशन सी बिकम्स ओ, वो ओ हो गया। टाइप ओ इज ऑफन कॉल्ड जीरो और नल, उसके ऊपर किसी प्रकार का भी एंटीजन नहीं पाया गया था, इसीलिए उसे जीरो बोल दिया गया। अब इट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीजन। आप कुछ नहीं लिखेंगे तो ये हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद ये वाला पॉइंट नहीं देंगे तब भी चल जाएगा, ये वाला पॉइंट नहीं देंगे तब भी चल जाएगा, यहां से देना। ये दो उस पर बेस होता है कि कौन सा एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है, अब देखो ए के ऊपर एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए, और एंटीबॉडी क्या है, बी। एंटीबॉडी बी मतलब बी को मारने के लिए एंटीबॉडी मौजूद है। ठीक है, बी के अंदर एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए, यानी कि ए इसके अंदर आ गया तो ये मार देगा ए को। ये डोनेट कर सकता है ए को और ए बी को, ये बी और ए बी को। ठीक है, किससे ले सकता है, ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ये बी वाला बी से लेगा या ओ से लेगा। और ए बी इसके अंदर एंटीजन दोनों है बट कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, यानी कि ये किसी को मारता नहीं है, इसीलिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट हो गया, ये सब कुछ दे दो कोई दिक्कत नहीं है। और ओ कोई एंटीजन नहीं बट दोनों एंटीबॉडी है, कोई एंटीजन नहीं मतलब किसी को भी दे दो तो यूनिवर्सल डोनर हो जाता है ये। ठीक है, ये चार्ट एक बना देंगे, उसके बाद आरएच वाला बता देंगे, खेल खत्म। आरएच क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, द आरएच ब्लड ग्रुप इज क्लासिफाइड ब्लड अकॉर्डिंग द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ डी एंटीजन। यहां पर कौन सा एंटीजन है, डी एंटीजन ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। रेड ब्लड सेल के ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर डी एंटीजन पाया जाता है, यहां पर ए एंटीजन और बी एंटीजन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जिसके ऊपर मौजूद होता है उसे आरएच पॉजिटिव, जिसके ऊपर नहीं होता उसे आरएच नेगेटिव। जो पॉजिटिव वाले हैं वो टोटल 85% है और नेगेटिव वाले 15% ही हैं। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन नॉर्मली आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल जिनके पास ये नहीं है, डू नॉट हैव एंटी आरएच एंटीबॉडीज, उनके पास एंटीबॉडीज नहीं होती हैं, बट आरएच नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू आरएच पॉजिटिव ब्लड थ्रू ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी, देयर बॉडी फॉर्म्स एंटी डी एंटीबॉडी। नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन गलती से अगर आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड इसके अंदर आया तो ये एंटीबॉडीज बना लेता है और उसको मारना चालू कर देता है। इसीलिए ओ की दो कैटेगरी है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव नेगेटिव लगने लगा है वो इस आरएच की वजह से लगने लगा है, क्योंकि इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। ठीक है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। पहला, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में इफ RH नेगेटिव पर्सन रिसीव RH पॉजिटिव ब्लड द फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन मे नॉट कॉज रिएक्शन। पहली बार अगर गलती से डाल दिया, मान लो ओ ब्लड ग्रुप था, हमने ध्यान नहीं दिया, ओ पॉजिटिव को ओ नेगेटिव में डाल दिया, पहली बार हो सकता है कोई दिक्कत ना हो क्योंकि उसको एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है, बट द सब्सिक्वेंट ट्रांसफ्यूजन अगर दोबारा से ऐसी हरकत हुई तो ये एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देंगी RH पॉजिटिव, जो ब्लड आएगा पॉजिटिव वाला उसको मार डालेगी। दूसरा है अरिथ्रोब्लास्टोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, अरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस फेटालिस, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में आया हुआ कहीं पे। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की हीमोलाइटिक डिजीज, जो न्यू बच्चे न्यूबॉर्न पैदा होते हैं, ये हो क्यों जाता है, होता कब है, जब RH नेगेटिव मदर, आजकल ये चीज चेक होती है शादी से पहले, लड़का लड़की का ब्लड ग्रुप चेक होता है आजकल। ठीक है, जब RH नेगेटिव मदर कैरी करती है RH पॉजिटिव फीटस, इसमें भी सेम कंडीशन होता है, अगर पहला बेबी है तो नॉर्मल रहता है, लेकिन जब पहले डिलीवरी होती है तो RH पॉजिटिव बेबी जो होता है उसका जो पॉजिटिव एंटीबॉडी होती है वो चली जाती है मदर के अंदर, तो वो एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेती है, तो जो सेकंड बेबी आता है उसके लिए फिर दिक्कत हो जाती है।
ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी फीटल RH प्लस RH पॉजिटिव ब्लड में एंटर मदर सर्कुलेशन। ठीक है, वो मदर के सर्कुलेशन में चला जाता है और एंटीबॉडीज फॉर्म कर लेती है मदर के अंदर। इन द नेक्स्ट RH पॉजिटिव प्रेगनेंसी, अगर दोबारा से सेकंड बेबी आता है, वो भी RH पॉजिटिव हुआ, मैटरनल एंटी-डी एंटीबॉडीज जो माँ के ब्लड में होती है, आ चुकी हैं, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर पहुंचती हैं और उसके रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से ऐसा बच्चा जब पैदा होता है वो अनीमिया, जॉन्डिस या इवन उसकी मौत तक हो जाती है। ठीक है, इसका प्रिवेंशन क्या है? एक इंजेक्शन लगता है RH इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, टू RH नेगेटिव मदर आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। पहले डिलीवरी के बाद एक इंजेक्शन लग जाता है जिससे कि एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये आप एक बार को नहीं भी दोगे क्योंकि इस क्वेश्चन में जरूर नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए बता दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं यहां तक बस, ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आप नहीं दोगे यहां पे तब भी चल जाएगा, बट यहां तक आपको ABO और RH सिस्टम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? रिफ्लेक्स एक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड में हम लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे ना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल, तो उसमें रिफ्लेक्स एक्शन अलग से आ गया, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था मैंने, क्योंकि वो कंबाइंड एक साथ पूछा गया था। यहां पर अलग से क्वेश्चन आया है, डिस्कस ऑन रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में समझा जाए, हम लोग क्या खड़े हैं, गर्म चीज को छुआ, हाथ हटा लिया, ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स ऑटोमेटिक। ठीक है, अब यहां पे हमें कुछ बातें समझनी है, सबसे पहले डिफाइन करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए रैपिड, बहुत तेज, ऑटोमेटिक, अपने आप होता है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये ऑटोमेटिक अपने आप होता है। ठीक है, टू स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब जिसकी वजह से, जैसे हीट हमारा हाथ हटवाता है तो हीट स्टिमुलस हो गया। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट बिहेवियर ऑफ बॉडी टू रिएक्ट टू पोटेंशियली डेंजरस और सिग्निफिकेंट चेंज इन एनवायरनमेंट। यह बॉडी का बड़ा सिंपल एक बिहेवियर है, खतरे, अगर खतरा हो तो एक्ट होता है, गर्म चीज को छुआ, हाथ हटाया, या एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो सबकॉन्शियसली हमारा ब्रेन ये काम करवाता है। रिफ्लेक्स आर्क, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पाथवे, ये जो रास्ता होता है, ठीक है, ये जो रास्ता है, ठीक है, ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्क। आर्क जैसा बनता है तो इसको आर्क कह देते हैं। तो ये जो फंक्शनल पाथवे है फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, ये जो एक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। दिस इज द वायरिंग दैट अलाउज द रिफ्लेक्स टू ऑकर। ये वायरिंग है हमारी बॉडी के अंदर जो कि जिसकी वजह से रिफ्लेक्स होता है। और रिफ्लेक्स आर्क टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट, इसके अंदर 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला, रिसेप्टर, जो सेंस करेगा, अगर आपको टच किया, वो रिसेप्टर यानी कि सेंसरी ऑर्गन लाइक स्किन और मसल्स, जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, अब इसके अंदर क्या है? न्यूरॉन्स हैं, एफरेंट न्यूरॉन, वो कैरी करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड के पास। देन इंटीग्रेशन सेंटर, अब जो सिग्नल आ गया उसे प्रोसेस किया जाएगा, ये ग्रे मैटर में मौजूद होता है स्पाइनल कॉर्ड के। हियर इंटर न्यूरॉन ऑफन एक्ट एज ब्रिज, प्रोसेसिंग द सिग्नल, सिग्नल को प्रोसेस करता है और इमीडिएटली पासिंग टू मोटर न्यूरॉन। अब वहां से सिग्नल निकलता है आगे के लिए मोटर न्यूरॉन के पास, जो कि इफरेंट न्यूरॉन है, कैरीज द कमांड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और यहां पर गर्म छू रखा है, सिग्नल गया, स्पाइनल कॉर्ड से आया और यहां पे जो मसल्स है खिंचवा दिया। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल लेके आया। और इफेक्टर, द मसल्स और ग्लैंड दैट कैरीज आउट रिस्पॉन्स, जिस मसल्स के ऊपर एक्ट हुआ, इफेक्ट पड़ा, उसको इफेक्टर कहते हैं। ये 5 पॉइंट आप एक्सप्लेन कर देंगे, हो गया हमारा रिफ्लेक्स आर्क। आ जाए क्वेश्चन, चाहे रिफ्लेक्स एक्शन आ जाए, आप ये बता देंगे और साथ में एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे। केवल डायग्राम वैसा ना बनाएंगे, स्टिमुलस लिख देंगे, एक ऐसा न्यूरॉन छोटा सा बना देंगे इस टाइप से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हीट लिख दिया, ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया इस टाइप से, इस टाइप से ये कर दिया, यहाँ पे ऐसे बना दिया स्पाइनल कॉर्ड, फिर यहाँ से ऐसे बना दिया, यहाँ पर मसल्स लिख दिया। तो एक ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करना हमेशा कि टीचर को समझ में आए कि हाँ एक आर्क जैसा बन रहा है और चीजें बच्चा बताना चाह रहा है। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इन्नेट यानी कि अनकंडीशनल, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, गर्म चीज को छुआ और हाथ हटा दिया। तो दीज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड आर जेनेटिकली डिटरमाइंड, ये बर्थ से ही है। छोटा बच्चे को भी गर्म चीज लगा दो, हाथ हटा लेता है। ठीक है, एक इसका एग्जांपल क्या है, पेटेलर रिफ्लेक्स, नी जर्क, घुटना होता है, उसके यहाँ पे हल्का सा हथौड़ा मारो तो एकदम से खींचता है पैर।
या विड्रॉल रिफ्लेक्स, है ना, गर्म चीज को छू लो हाथ हटाता है। एक होता है एक्वायर्ड, कंडीशनल, आप आराम से जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, अचानक कोई चीज आती है, अपने आप आपका ब्रेक लग रहा है, गियर शिफ्ट हो रहा है, अपने आप हो रहा है सब कुछ, ये प्रैक्टिस करने से जो आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वायर्ड। ठीक है, समय के साथ जो आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, चलें आगे। ओके, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री। अब यहां पर जो शॉर्ट नोट बोल रहा है प्लस यहां पे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, तीन चीजें हैं, 3 नंबर में डिफाइन करने को आता है, तो आप कोई भी जैसे 1 2 3 4 5 है, कोई भी 3 डिफाइन कर सकते हो। शॉर्ट नोट बोला है, यहाँ शॉर्ट नोट वैसा नहीं लिखना, बड़ा सा 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो, फिलहाल सिर्फ मैंने यहाँ डिफाइन करके छोड़ दिया क्योंकि 1 मार्क्स में ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ग्लूकोमा इज ए कंडीशन इन विच इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, जैसे कि मैंने कहा है कि जितने भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, हार्ट है, आई है, स्किन है, तो उसके कुछ बेसिक जो बीमारियां हैं उनको लेके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ग्लूकोमा क्या है, आंख की कंडीशन है जहां पे प्रेशर बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, जिससे कि रोशनी आंख की चली जाती है। हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ क्या है, रेड ब्लड सेल्स। हीमोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो, नॉट रेड ब्लड सेल बट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, उन सबको मिलाकर के हीमोपोइसिस कहा जाता है। मिक्चुरेशन यानी कि एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर, हम लोग जो टॉयलेट आता है और टॉयलेट को बाहर निकालते हैं, दैट इज द, उस प्रोसेस को ही मिक्चुरेशन कहा जाता है। मीनोपॉज हम सबको पता है, आफ्टर 45 जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है उसको मीनोपॉज कहा जाता है। इज द परमानेंट सेसेशन, सेसेशन मतलब रुक जाना, ऑफ मेंस्ट्रुएशन मार्किंग द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ इन फीमेल, जो कि ये इंडिकेट करता है कि अब फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो गई, अब वो और प्रेगनेंसी नहीं कर सकती। हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ जाना, वो हाइपरटेंशन है। एक कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर इज परसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली, लगातार हायर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से लगातार ज्यादा है तो उसको हम लोग हाइपर टेंशन कहते हैं। ठीक है, अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद ये बड़ा सिंपल है, केवल फुल फॉर्म बताने, आरबीसी रेड ब्लड कैप्सूल, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, टीएसएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, 10वें नंबर का सवाल है, डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन रिपीट होने लगे, अगर आप यहाँ पे पीवाईक्यू की, मैं आपको क्वेश्चन जब पीवाईक्यू 5 पढ़ाऊंगा तब दिखाऊंगा कि कितने नंबर का रिपीट हुआ, यानी कि अगर ये 5 कर लेते हो तो कितना संभावना है कि कितना पेपर आपका रिपीट हो जाएगा। अगेन 11th वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 4 से राइट अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद एग्जांपल, मतलब जो जॉइंट्स हैं, टाइप ऑफ जॉइंट्स, वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जॉइंट की बात करें तो जॉइंट क्या होता है, जॉइंट इज डिफाइंड एज कनेक्शन बिटवीन 2 बोन्स इन द स्केलेटल सिस्टम, 2 बोन्स के बीच में जो कनेक्शन है, जॉइंट है, उसको हम जॉइंट कहते हैं। क्लासिफिकेशन करें जॉइंट का तो हम लोग 2 प्रकार से करते हैं, बाय द टाइप ऑफ टिश्यू, किस प्रकार टिश्यू है, फाइब्रस है कि कार्टिलेजन है या साइनोवियल है, या फिर टाइप ऑफ मूवमेंट, जहां पे फाइब्रस होगा, एकदम जुड़ा हुआ रहता है, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, ऐसे जॉइंट को हम लोग सिन आर्थरोसिस कहते हैं या इमूवेबल जॉइंट कहते हैं, जो जॉइंट मूव नहीं करते। कार्टिलेजनस, बोन कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, ये हल्के फुल्के मूव करते हैं। देन साइनोवियल जॉइंट, जहां पे साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, जैसे हमारा ये हाथ मूव कर रहा है, टांगे मूव करती हैं, ये मूव कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। इसको हम डाई आर्थरोसिस कहते हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। अब जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये इसके अंदर आता है। बॉल एंड सॉकेट यानी कि ये जॉइंट ऐसा होता है, यहां पर एक बॉल नुमा चीज होती है, ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं, ये हमारा हिप जॉइंट दिखा रखा है। हिप जॉइंट को देखो तो ये बॉल टाइप की चीज है और ये अंदर सॉकेट, इसके अंदर ये इस तरह से फिट है और इस तरह से मूवमेंट होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो आओ देखें, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, एक साइनोवियल जॉइंट का टाइप है, इन विच राउंड हेड बॉल ऑफ वन बोन, एक बोन जो कि बिल्कुल राउंड इसका हेड होता है, ठीक है, फिट्स इनटू द कप शेप कैविटी, कप शेप की कैविटी के अंदर फिट आ जाता है, सॉकेट बोलते हैं उसको। एग्जांपल है इसमें शोल्डर जॉइंट, हमारा एक ये वाला जॉइंट हो गया, इसमें ह्यूमरस, ये जो हाथ की हड्डी होती है इसको ह्यूमरस कहते हैं, ये स्कैपुला आ गया, और हिप जॉइंट, यहाँ पे फीमर आ गया, और एसिटाबुलम ऑफ पेल्विस, ये ह्यूमरस आ गया और ये एसिटाबुलम होता है। ठीक है,
एनाटॉमी की बात करें बॉल एंड सॉकेट की, तो इसमें एक बॉल होता है। बॉल क्या है? द हेमिस्फेरिकल हेड, एक आधा हेमिस्फेरिकल हेड होता है। बॉल हेमिस्फेरिकल मतलब आधा, स्फेयर हाफ गोल होता है, ऑफ ए लॉन्ग बोन, लंबी बोन का। द हेड ऑफ द फीमर, एग्जांपल दे दिया। सॉकेट द कॉनकेव कैविटी, कॉनकेव मतलब ऐसी अंदर की तरफ धसी हुई कैविटी होगी। एसिटेबुलम ऑफ पेल्विस। देन आर्टिकुलर कार्टिलेज, कार्टिलेज होगा स्मूथ स्लिपली लेयर कवरिंग द बोन एंड्स। ये जो ये देख रहे हो इसके ऊपर पिंक पिंक, ठीक है, ये क्या है? कार्टिलेज होता है, जिससे कि हड्डियां आपस में रगड़े नहीं, स्मूथ रहे। देन साइनोवियल फ्लूइड, यहाँ बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है। और लैब्रम, लैब्रम आप देख रहे होगे किनारे पर इतना इतना हिस्सा, ठीक है ना, जो उठा हुआ है बाहर की तरफ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैब्रम कहते हैं। अ रिंग ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज दैट डीपन्स द सॉकेट टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये थोड़ा सा क्या है, बाहर को होता है, तो सॉकेट इतना है, और समझना बात को, ये सॉकेट इतना है, साथ में अगर इतना एक्स्ट्रा मान लो, कैसे बताऊं, चलो इसको ऐसे देखते हैं कि ये मेरा सपोज, ठीक है, ये सॉकेट हो गया। तो अगर इसके ऊपर हल्की सी कवरिंग और निकली हो इस टाइप से, तो ये अब गहराई इतनी हो गई, तो गहराई ज्यादा हो जाएगी, तो थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाएगी इसको, ठीक है। तो ये चीज काम करती है कौन? लैब्रम, और कोई खास काम नहीं है इसका, ठीक है। कॉमन इन शोल्डर्स एंड हिप, ये एक्स्ट्रा देखो यहाँ पे हल्का सा स्क्रैच, लैब्रल टीयर दिखा रखा, किसी वजह से टीयर हो गया, टूट गया ये, ठीक है। परमिटेड मूवमेंट, कौन कौन से मूवमेंट ये शो करेगा? बॉल एंड सॉकेट, एक फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, यानी कि बेंडिंग एंड स्ट्रेटनिंग। बॉल को किक करते हैं जैसे कि ये, तो ये हो गया एक्सटेंशन, ये हो गया फ्लेक्शन। तो ऐसे पैर उठा लो, ठीक है। एडक्शन एंड एबडक्शन एंड एडक्शन, मूविंग द लिम्ब अवे फ्रॉम और टूवर्ड्स, यानी कि अवे और टूवर्ड्स, ये आ गया। एक ये हो गया एक्सटेंशन वाला, ये हो गया एबडक्शन एडक्शन। और तीसरा है रोटेशन, टर्निंग द बोन अराउंड इट्स ओन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये ठीक है। और एक है सर्कमडक्शन, अ सर्कुलर मूवमेंट दैट कंबाइन ऑल द, ये सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो ये नाम दे रखे हैं, सर्कमडक्शन, रोटेशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। कौन कौन से मूवमेंट बॉल एंड सॉकेट शो करता है, ठीक है। ओके, नाउ हमारे पास आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों वाला सवाल आ गया, ये तो कितनी बोन्स होती हैं? 206 होती हैं। यूनिवर्सल ब्लड डोनर, ये तो अभी अंदर हमने डिसाइड पढ़ाया तो बता दिया कौन सा है, ओ है। ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर्ड बाय, ये ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था? आ गया अलग सा क्वेश्चन ये, ठीक है। कौन है इसके? विलियम हार्वे। ईसीजी रिलैक्सेशन फेज इज डोनेटेड बाय, अब जिसको पता है उसको पता है, अदरवाइज ये कोई दूसरा बच्चा नहीं कर पाएगा। टी फेज, अब टी फेज क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल में देखना एक बारी। हैंडलिस लूप कैसा होता है, हम सबको पता है, यू शेप का होता है, तो यू शेप आ गया। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सिंपल है, सेरेब्रम होता है। मिडल ईयर, बोन्स में मिडल ईयर की बात करें तो आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, मिस याद रखना है। मैलियस इनकस स्टेपिस, ठीक है। आइलेट ऑफ लैगरहैंस प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पैंक्रियास के अंदर। अब आप कहोगे सर ये तो आप बड़ी जल्दी बता दे रहे हो, कहाँ है क्या, कुछ तो बताइए। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एमसीक्यू आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। यानी कि जिसने पढ़ रखा है, जिसको पता है तो ठीक है, वरना जिसने पढ़ा नहीं है और तुक्केबाजी में फिर लग गया तो लग गया, वरना कोई बात ही नहीं है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन 28 डेज का होता है, ठीक है। टेंडन जॉइंट्स, टेंडन्स यानी कि मैं बता चुका हूं, एक लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, बच्चा कंफ्यूज होता है। तो टेंडन का याद रखना है एमटीबी, है ना। म्यूजिक टेलीविजन होता है, वैसे मसल्स टू बोन टेंडन जोड़ेगा, और बोन टू बोन को जोड़ने वाला लिगामेंट्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, पावर हाउस ऑफ द सेल, रिपीट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। मसल्स थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, क्यों? क्या उनके अंदर इकट्ठा होता है? लैक्टिक एसिड। द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर इज अंडर कंट्रोल ऑफ मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, पढ़ा था हम लोगों ने। जनरली अ सडन फैटल हार्ट अटैक, अचानक से एक हार्ट अटैक आ जाता है, मे टेक प्लेस ड्यू टू कंप्लीट ब्लॉकेट। कौन सी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी? कोरोनरी आर्टरी, हार्ट का, ठीक है। अब ये आप कहोगे कैसे क्या,
तो इसके लिए जो बच्चे डिटेल में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए एमसीक्यू काफी आसान है। जो बच्चे लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं या नॉलेज थोड़ी कम होती है उनके लिए एमसीक्यू थोड़े डेंजर हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। द पल्स ऑफ ए पर्सन कैन बी फेल्ट बाय प्लेसिंग अ फिंगर ऑन डैश आर्टरी। हम लोग ना ऐसे पल्स चेक करते हैं तो कौन सी आर्टरी होती है, वो रेडियल आर्टरी होती है, याद रखेंगे। गस्टेटरी सेल्स फाउंड इन गस्टेटरी टेस्ट जीभ पे पाए जाते हैं। बाइल कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये तो अब ये बहुत सिंपल से सवाल है। तो लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस कॉज अ डिफेक्ट इन द आई कॉल्ड। ट्रांसपेरेंसी चली जाती है ना, आंखों में धुंधलापन सा आ जाता है, क्या होता है, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाय, कौन सीक्रेट करती है, हमारी ओवरी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स इज कॉल्ड डैश रेस्पिरेशन। लंग्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं उसे हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यों, इंटरनल कहां होगा, अंदर बॉडी में जाकर के सेल्स के अंदर, ठीक है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन बेटा वही है, आते हैं नहीं तो नहीं आते हैं, तो इस बात को समझें, कई बहकावे में ना आए कि इतना पढ़ लो ये हो जाएगा इतना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस मत करो, जितने करवा रहे हैं एटलीस्ट इनको पक्का पढ़ के जाओ। इनमें से 50% तो फंसेगा ही फंसेगा। 100% एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी मेरी गारंटी है, पेपर जो मैं करवा दूंगा आपको उसके बाद 80 में से आपका 60 तक 60+ मार्क्स इजीली आ जाएगा, जितना आपने पढ़ रखा और उसके बाद ये क्वेश्चन आप लगाइएगा, 60+ मार्क्स बहुत इजीली आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू में, तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।